बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। अंधेरों के काफिले पार्ट 26। शुजाउद्दीन कामरान तहखाने की राहदारी से गुजरकर पुजारी राम स्वरूप के कमरे में पहुंचा। ठाकुर कृष्ण राव गायब था और राम स्वरूप सुबह की पूजा की तैयारियां कर रहा था। कामरान ने एक लम्हा ठहरे बगैर राम स्वरूप से कहा, ठाकुर से कह देना मैं सरदार नरसिंगा के पास जा रहा हूं। पुजारी राम स्वरूप ने मजीद कुछ पूछना चाहा, मगर कामरान ने मुड़कर भी नहीं देखा। फिर जब वो जंगल पहुंचा तो सूरज की तेज रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। नरसिंगा ने फौरन ही कामरान को अपनी खलवत गाह में बुला लिया। आओ ठाकुर, तुझे ये फतह मुबारक हो। नरसिंगा शिकार किए हुए हिरन का गोश्त खा रहा था और करीब ही शराब से भरी हुई सुराही रखी थी। अमरपाली भी उस वक्त वहां मौजूद थी और उसकी आंखों में एक मुसरत भरी चमक तैरती नजर आ रही थी। हाँ सरदार, तुझे भी ये फतह मुबारक हो कि तेरी ही वजह से मुझे यह दिन देखना नसीब हुआ। कामरान ने अपने लहजे को एतदाल में रखने की भरपूर कोशिश की थी, मगर वो जज्बों की शिकस्तगी को नरसिंगा से पोशीदा रखने में कामयाब ना हो सका। ये कैसी नातवां जबान में बात कर रहा है ठाकुर? सरदार नरसिंगा ने हिरन की एक कमजोर सी हड्डी को चबाते हुए कहा। फतह हासिल करने वाले ऐसे थके हुए लहजे में बात नहीं करते। मेरे आदमियों ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तेरे खूनी पंजों को देखकर कायम खान किस तरह बकरी बन गया था। फिर जब कामरान ने अपनी शिकस्त का अलमनाक अफसाना सुनाया तो सरदार नरसिंगा किसी शेर की तरह धाड़ने लगा। तूने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया ठाकुर। अगर उस लड़की ने तुझसे किया हुआ अहद तोड़ दिया था तो फिर तू उसे यहां उठाकर क्यों नहीं ले आया? तू खूब जानता है कि नरसिंगा के मजहब में वादा शिकन लोगों के लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं। नहीं सरदार, उसने अपना अहद नहीं तोड़ा। कामरान की आवाज बुझी बुझी थी। वो मेरी नजर का फरेब था कि मैंने उसकी सादा सी बातों को मोहब्बत का इकरार समझ लिया। कुछ भी हो, उस लड़की को यहां आना चाहिए। नरसिंगा के लहजे की गरज में मजीद इजाफा हो गया था। अब वो तेरी महबूबा नहीं, दासी बनकर रहेगी। यही नरसिंगा का फैसला है। तेरा सरदार अपनी पसंदीदा चीज को दूसरों की हवसकार नजरों का निशाना बनने के लिए कभी नहीं छोड़ता। उस बेवफा लड़की को भी इस जंगल में आना पड़ेगा। यह कहकर सरदार नरसिंगा ने अपने मुसल्ला मुहाफिजों को बुलाना चाहा, मगर शुजाउद्दीन कामरान ने शदीद इस्तराब में मुब्तला होकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं तुझसे इल्तिजा करता हूं सरदार, तू अपना फैसला वापस ले ले। मैंने उस लड़की को माफ कर दिया, तू भी अपने देवताओं की खातिर उसे माफ कर दे। जिंदगी में पहली बार शुजाउद्दीन कामरान के लहजे पर किसी भिखारी के लहजे का गुमान हो रहा था। तूने मुझे बड़ी सख्त कसम दे दी ठाकुर, मगर मुझे इतना तो बता दे कि आखिर तू इस बेरहम दुनिया में किस तरह जिंदगी बसर करेगा। मैं अपना सब कुछ हार गया सरदार। नरसिंगा को बदला हुआ देखकर कामरान की जान में जान आई। तू भी मुझे एक लाश समझ ले कि अब मैं जिंदा ही कहां हूं। तूने एक बेवफा लड़की पर इतनी कीमती जिंदगी निछावर कर दी। नरसिंगा ने गजबनाक लहजे में कहा, तूने तो मेरे सारे अंदाजों को जुठला दिया। अगर तुझे किसी पाजेब पर सर रखकर ही मरना था तो फिर तलवार हाथ में क्यों ली थी? तू तो बड़ा निकम्मा निकला ठाकुर। तूने मेरे हुनर को भी रुसवा कर डाला। हाँ सरदार, मैं दुनिया का सबसे नाकारा इंसान हूं। मुझे माफ कर दे और यहां से चला जाने दे। कामरान दरख्वास्त गुजारी के अंदाज में बोल रहा था। यहां से निकलकर कहां जाएगा? नरसिंगा भड़क उठा। जंगल जंगल सहरा सहरा घूमता फिरूंगा, यहां तक कि एक दिन मुझे मौत आ जाएगी। अब जंगजू कामरान मुकम्मल तौर पर एक शिकस्ता दिल आशिक के पैकर में ढल चुका था। मैंने तुझसे पहले कह दिया था कि इस जंगल में दाखिल होने के बाद वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। नरसिंगा का लहजा शररबार था। अगर तू किसी काम के काबिल नहीं रहा तो फिर इन दरख्तों से सर टकरा और परिंदों को अपने इश्क की नाकामी की दास्तान सुना। मेरा यह तरीका नहीं कि मैं आंखें बंद करके किसी को मोतबर समझ लूं। सरदार नरसिंगा अपने फैसले पर कायम था। अमरपाली ने कामरान की हालत जार देखकर दरमियान में मुदाखलत की। सरदार, इसे जाने दे। अपने अजाबों में गिरफ्तार ये नौजवान तेरे एतबार को धोखा देने के काबिल ही कहां रहा। अगरचे नरसिंगा अमरपाली के खौफनाक तरीन मुतालबे को भी मुस्तरद नहीं करता था, मगर कामरान की रिहाई की बात सुनकर उसने अपनी महबूब को भी झड़क दिया। अमरपाली, तू मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है, मगर नरसिंगा अपने कारोबार में किसी की मुदाखलत गवारा नहीं करता।
मेरे पेशे की किताब में एतबार नाम का कोई लफ्ज मौजूद नहीं, इसलिए मुझसे ऐसा कोई मुतालबा ना कर कि मैं तेरा दिल भी तोड़ दूं। अमरपाली खामोश हो गई और शुजाउद्दीन कामरान पर मुहज्जब दुनिया में वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो गए। कायम खान के मुसल्ला मुखबिर कई रोज से दिन रात सादिया खानम के मकान के करीब पहरा दे रहे थे। फिर जब कामरान लौट कर नहीं आया तो उन लोगों ने अपने आका को खबरदार कर दिया। कायम खान इंतहाई बदहवासी के आलम में काजी इमाद के घर पहुंचा और उसे उस संगीन हादसे की इतला दी। चंद लम्हों के लिए काजी इमाद अपने होश खो बैठा। फिर उसने अपनी दस्तार उतारकर मसनद पर रखते हुए कहा, कायम खान, इस दस्तावेज को हर कीमत पर हासिल कर लो, वरना हम पूरी दहली में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कायम खान और काजी इमाद में बहुत देर तक सरगोशियां होती रहीं और फिर उसी रात कायम खान अपने मुसल्ला मुहाफिजों के साथ सादिया खानम के मकान की तरफ बढ़ रहा था। आधी रात के करीब कायम खान अपने मुसल्ला खिदमतगारों के साथ सादिया खानम के खंडर तक पहुंचा। कायम खान ने बड़ी एहतियात और होशियारी के साथ मंसूबाबंदी की थी। पहले उसने अपने मुखबिरों को भेजकर यह राज मालूम कर लिया था कि सादिया खानम अपने मकान में तन्हा है और शुजाउद्दीन कामरान अभी तक वापस नहीं लौटा है। मुकम्मल तौर पर सूरत हाल का जायजा लेने के बाद कायम खान ने उन दोनों रास्तों की नाकाबंदी कर दी जिनसे गुजरकर गली के अंदर दाखिल हुआ जा सकता था। दूर दूर पहरा देने वाले मुहाफिजों को तनबीह कर दी गई थी कि अगर हमलावर हजारों की तादाद में हो तो कोई शख्स अपना मोर्चा तब्दील नहीं करेगा, चाहे उस कश्मकश में उसकी जान ही क्यों न चली जाए। कायम खान ने अपने तमाम खिदमतगारों को बेहतरीन हथियार फराहम किए थे। हर एक मुहाफिज शमशीरों सिना के अलावा तीरों कमान से भी मुसल्ला कर दिया गया था। यह एहतियाती तदबीर महज इसलिए थी कि अगर हमलावर ज्यादा तादाद में हो तो उन्हें सादिया खानम के मकान तक पहुंचने से पहले ही जहरीले तीरों का निशाना बनाकर हलाक कर दिया जाए। कायम खान की दूरअंदेशियों ने उसे मुख्तलिफ वसवसों में मुब्तला कर दिया था, वरना सादिया खानम के मकान की तरफ जाने वाला रास्ता सरे शाम ही सुनसान हो जाता था। अपने जराइम की दस्तावेज को मिटाने के लिए काजी इमाद भी कायम खान के साथ भरपूर ताउन कर रहा था। उसने अपने कई मोतबर और जांबाज खिदमतगारों को कायम खान के पास भिजवा दिया था। इस तरह अगर कोई अजनबी शख्स उन मुसल्ला आदमियों का इज्तिमा देख लेता तो उसे यही गुमान होता कि यह कोई मुख्तसर सा फौजी महाज है जहां दुश्मन पर यलगार की तैयारियां की जा रही हैं। अपने गिरदो पेश से पूरी तरह बाखबर होने के बाद कायम खान अपने मुहाफिजों के नरगे में आगे बढ़ा और सादिया खानम के मकान तक पहुंच गया। सादिया खानम हस्बे दस्तूर अपने बेटे के इंतजार में दरवाजे से सर टेके तस्वीर यास बनी बैठी थी। जैसे ही बूढ़ी औरत ने तेज कदमों की चाप सुनी वो चौंक कर बोली, कौन? शुजाउद्दीन कामरान? नहीं, मैं हूं कायम खान। सादिया खानम के भाई ने करीब पहुंचकर कहा, मैं तुम्हारे लिए कामरान का पैगाम लेकर आया हूं, एक बहुत ही खुफिया पैगाम। आओ अंदर चलो। सादिया खानम घबराकर खड़ी हो गई। भाई साहब, आप? कायम खान को अपने रूबरू देखकर सादिया खानम शदीद हैरत में मुब्तला हो गई थी। हाँ, मुझे कामरान ने तुम्हारे पास भेजा है, अंदर चलो, कायम खान ने झूठ और अय्यारी से काम लेते हुए कहा। दरअसल वो अपनी बहन को इसलिए अंदर ले जाना चाहता था कि कहीं सादिया खानम के मुंह से कोई चीख ना निकल जाए और फिर कुर्बो जवार के लोग जाग जाएं। ये कौन लोग हैं? सादिया खानम ने उन नकाब पोशों की तरफ इशारा करते हुए कहा जो कायम खान से चंद कदम के फासले पर मुस्तैद खड़े थे। ये कामरान के आदमी हैं जो आधी रात के वक्त मेरे पास उसका पैगाम लेकर आए हैं। कायम खान ने अपनी मजबूर बहन को एक और झूठ बोलकर मुतमईन करने की कोशिश की। सादिया खानम अभी तक सूरत हाल को समझने से कासिर थी, मगर ये सोचकर अंदर चली गई कि वो नामहरम मर्दों का सामना नहीं कर सकती थी। कमरे में जाते ही कायम खान ने दरवाजा बंद कर दिया और इंतहाई गजबनाक लहजे में बहन से मुखातिब होकर कहने लगा, सादिया, पूरे होशो हवास के साथ मेरी बात सुन ले। कायम खान के तेवर अचानक बदल गए थे और अब वो किसी कमजोर से जानवर के सामने एक बेरहम कसाब नजर आ रहा था। तेरे बेटे कामरान ने मुझे जिस तरह जलीलो रुसवा करने की कोशिश की है वो नाकाबिले माफी जुर्म है। उसने बेशुमार कज़ाकों के जरिए मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं एक कागज पर अपना गुनाह तहरीर कर दूं। मैंने जान बचाने के लिए उस वक्त एक बेबुनियाद और झूठी इबारत लिखकर उसके सपुर्द कर दी थी, मगर आज मैं हर खौफ से आजाद हूं और तुझसे वो कागज तलब करने आया हूं जिसे तू अनकरीब दरबार सुल्तानी में पेश करने वाली है। सादिया खानम एक लम्हे में हकीकत हाल से वाकिफ हो चुकी थी। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं भाई साहब? सादिया खानम का लहजा शाइस्ता भी था और खौफ व दहशत से बेनियाज भी। मैं तुझे बताने आया हूं कि वो रात तेरे बेटे की रात थी जब उसने मेरी शाहरग पर खंजर रखकर मुझसे उस गुनाह का इकरार करा लिया था जिसके बारे में मैंने सोचा तक नहीं।
कायम खान पूरी बेहिसी के साथ झूठ बोल रहा था। वो रात गुजरने के लिए थी, सो गुजर गई, मगर आज की रात तुझ पर बहुत भारी है सादिया, मैं इसे गुजरने नहीं दूंगा। कायम खान ने नखवत और गरूर की आखिरी हदों को छू लिया था। मेरे हाथों में बेपनाह ताकत है, मैं उन्हें इस तरह इस्तेमाल करूंगा कि वक्त की रफ्तार रुक जाएगी। इस कदर संगीन फिजा में सादिया खानम मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। ये आपकी बड़ी भयानक खुशफहमी है भाई साहब। वक्त सिर्फ खुदा के हुक्म का नाम है और अपने हुक्म को वो खुद ही रोक सकता है। कायम खान अपनी बहन का ये इत्मीनान देखकर पागल सा हो गया। आज रात मेरी तलवार तेरी शाहरग पर होगी और तुझे उस वक्त तक खौफे मर्ग से निजात नहीं मिलेगी जब तक मैं अपना तहरीर करदा वो कागज हासिल नहीं कर लूंगा। कायम खान ने एक लम्हा जाया किए बगैर बड़े सफाकाना अंदाज में सादिया खानम को तनबीह की। सादिया खानम के होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। अपनी शमशीर को नियाम में कर लो कायम खान, तुम उस औरत को मौत की धमकियां दे रहे हो जो मुसलसल 25 साल से सरे मक्तल इस इंतजार में खड़ी है कि कब कज़ा आए और वो आगे बढ़कर उसे गले लगा ले। कायम खान एक लम्हे के लिए झिझक गया, मगर फौरन ही दरिंदगी के मुजाहरे पर उतर आया। उसका हाथ बुलंद हुआ और सादिया खानम के रुखसार पर गहरा निशान छोड़ गया। जरब इतनी शदीद थी कि नहीफो नातवा औरत लड़खड़ाई और फिर दीवार से इस तरह टकरा गई कि उसके सर से खून जारी हो गया। कायम खान, अगर मेरे जिस्म के टुकड़े भी हो जाएं तो मैं वो कागज तेरे हवाले नहीं करूंगी। सादिया खानम ने उठने की कोशिश की। वो कागज मेरे बेटे की बेगुनाही की दस्तावीज है। मैं तुझे भी मिटा दूंगा सादिया, और उस दस्तावीज को भी। कायम खान ने एक बार फिर अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया और सादिया खानम के सर पर एक और जख्म उभर आया। खून के रिश्ते ने मेरे हाथों में जंजीरें डाल दी हैं, वरना अब तक तेरी सांसों का खेल खत्म हो चुका होता। सादिया खानम ने अपने चेहरे का खून साफ किया, कुछ देर तक रंगीन हाथों को गौर से देखती रही और फिर बड़े कर्बनाक लहजे में बोली, मेरे खून का एक एक कतरा बहा दे, मगर तुझे मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। कायम खान पर जुनून तारी हो गया। उसने कागज हासिल करने के लिए सादिया खानम के कमजोर जिस्म को कई बार तशद्दुद का निशाना बनाया, यहां तक कि उसकी बेवा बहन बेहोश हो गई। हवास खोने से पहले तक सादिया खानम चंद मखसूस अल्फाज की गर्दान करती रही। ऐसा नहीं हो सकता कायम खान, मैं अपने बेटे को जिंदगी भर के लिए रुसवाइयों के हवाले नहीं कर सकती। कायम खान ने एक नजर सादिया खानम को देखा जो बेहोश हो चुकी थी, फिर अपने आदमियों से मुखातिब होकर बोला, वक्त बहुत कम है, घर का एक एक गोशा देख डालो। मुसल्ला मुहाफिजों ने मुख्तसर से सामान की तलाशी ली, मगर वहां मतलूबा कागज मौजूद नहीं था। कायम खान ने बदहवास होकर अपने आदमियों को हुक्म दिया कि मकान का फर्श खोद डालें, मगर जब उसे बताया गया कि फर्श पर ऐसा कोई निशान मौजूद नहीं जिससे किसी चीज के जेर जमीन छुपाने का अंदाजा किया जा सके, तो वो मजीद हवास बाख्ता हो गया। उसने वहशत के आलम में खाने और पीने के बर्तनों को भी देख डाला। वक्त गुजरता जा रहा था और रात की स्याही आहिस्ता आहिस्ता हल्की होती जा रही थी। कायम खान के आदमी भूखे दरिंदों की तरह अपने शिकार को ढूंढ रहे थे। आखिर उन्हें पत्थरों के ढेर के नीचे कपड़े का एक बड़ा सा रुमाल नजर आया। ये पत्थर उसी वक्त से एक तरफ पड़े हुए थे जब राय नईमुद्दीन जिशान का मकान मिस्मार किया गया था। गर्दिश माहो साल ने पत्थरों पर काई की इतनी मोटी तह जमा दी थी कि उनकी तरफ से किसी का ध्यान भी नहीं जा सकता था। सादिया खानम ने कामरान के दिए हुए कागज को एक कपड़े में लपेटकर उन्हीं पत्थरों के नीचे दबा दिया था। जब कायम खान ने घबराकर रुमाल को खोला तो फरते मुसर्रत से उसकी दबी दबी चीख निकल गई। मतलूबा कागज रुमाल में लिपटा हुआ था। अब मेरे जुर्म का कोई निशान बाकी नहीं रहेगा, कायम खान ने खुद कलामी के अंदाज में कहा और बाहर की तरफ जाने लगा। उसी वक्त सादिया खानम के होंठों से एक कराह निकली और उसी वक्त सन्नाटे में मुअज्जिन की आवाज उभरी, अल्लाहु अकबर। खुदा का शुक्र है कि तमाम काम वक्त पर हो गए। कायम खान अपने आदमियों से मुखातिब हुआ, इससे पहले कि लोग बेदार होकर मकानों से निकल आएं, हमें अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा देनी चाहिए। कायम खान और सादिया खानम के मकानों में ज्यादा फासला नहीं था। कायम खान फतह के नशे में डूबा हुआ तेज रफ्तारी के साथ अपने घर पहुंचा। यास्मीन खानम और उसकी मां शदीद बेचैनी के आलम में कायम खान का इंतजार कर रही थी। शोहर को देखते ही यास्मीन खानम की मां ने इस्तरारी लहजे में कहा, खुदा के लिए मुझे बताइए कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया। सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो गया। कायम खान की आवाज पुरमुसरत जोश से लबरेज थी। मैं वहां से कामयाब लौटा हूं खानम। कायम खान की बीवी ने आंखें बंद कर ली। उसके होठ लरज रहे थे और वो अपने शोहर की कामयाबी पर खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। फिर जब ये हैजान अंगेज लम्हात गुजर गए तो यास्मीन खानम की मां ने कायम खान से वाक़े की तफसील दरियाफ्त करते हुए कहा,
आपको उन कज़ाकों से तो साबका नहीं पड़ा जो उस रात फरिश्ता अजल बनकर हवेली में आए थे। कायम खान कुछ देर खामोश रहा। वो अपने आसाब को सुकून पहुंचाने के लिए शरबत नीलोफर से भरा हुआ प्याला पी रहा था। यास्मीन खानम की मां मुसलसल शोहर के चेहरे को देखे जा रही थी। आखिर कायम खान ने पुरसकून लहजे में बीवी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं अब तक नहीं समझ सका कि वो साधुनुमा कज़ाक कौन थे और कामरान से उनका क्या ताल्लुक है। अचानक कायम खान के माथे पर कई शिकनें उभर आईं। मैं उन्हीं नामालूम लुटेरों की वजह से परेशान हूं। यह कहकर कायम खान ने अपनी बीवी को पूरा वाकया सुना दिया। आपको पूरा यकीन है कि सादिया अभी तक जिंदा होगी? कायम खान की बीवी ने पूछा। बज़ाहिर कोई ज़र्ब इतनी शदीद नहीं थी कि उसकी मौत वाक़ई हो जाती। कायम खान ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर उसका जख्मी हो जाना भी मेरे लिए बड़ी परेशानियों का सबब बन सकता है। वो किस तरह? यास्मीन खानम की मां ने घबरा कर पूछा। जब कामरान को अपनी मां की उस हालत का इल्म होगा तो दोबारा उसके जज्बात मुश्तइल हो सकते हैं। अब कायम खान के चेहरे से इस्तराब झलकने लगा था। मुझे अंदाजा हो गया है कि वो अपनी मां के सिलसिले में किस कदर हसास है। वो नामुराद लड़का हमारा क्या बिगाड़ सकता है? यास्मीन खानम की मां ने इंतहाई तेज लहजे में कहा। अब वो तन्हा नहीं है खानम। कायम खान की आवाज से खफगी का इजहार होने लगा था। मेरी नजर में कामरान की कोई अहमियत नहीं, मगर मैं हैरान हूं कि उसके इतने हिमायती कहां से आ गए। वो अपने उन ही साथियों के हमरा दोबारा भी पलट कर आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक मुश्किल सूरत हाल होगी। फिर इसका क्या तदारुक हो सकता है? वो मगरूर और मुतकब्बिर भी खौफजदा नजर आने लगी थी। फिल वक्त मैं काजी इमाद के पास जा रहा हूं, कायम खान ने उठते हुए कहा। मैंने हवेली के मुहाफिजों की नफरी बढ़ा दी है, लेकिन हिफाजती इंतजामात अभी काफी नहीं। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। यह कहकर कायम खान हवेली से निकल गया, मगर वो तन्हा नहीं था। उसके आसपास कई ताकतवर और मुसल्ला मुहाफिज मौजूद थे। काजी इमाद बहुत परेशान नजर आ रहे थे। अदालत जाने का वक्त हो चुका था और अभी तक कायम खान ने उन्हें कोई मुस्बत इतला नहीं दी थी। फिर जैसे जैसे काजी इमाद के मुलाजिम ने उन्हें कायम खान के आने की खबर दी, वो बेकरार होकर मर्दाना नशिस्तगाह में दाखिल हो गए और किसी वहशतजदा इंसान की मानिद उठने लगे। क्या हुआ कायम खान? काजी इमाद की आवाज में हल्का सा इर्तियाज था। कायम खान ने आबनूस की मुनक्कश कुर्सी पर बैठते हुए कहा, खुदा ने हमारी पर्दापोशी कर ली काजी साहब, वरना ये चेहरे तो स्याह हो चुके थे। बस सरे बाजार इनका तमाशा बाकी रह गया था। काजी इमाद कांप कर रह गए और फिर लरसते हाथों से उस कागज को देखने लगे जिस पर कायम खान ने अपने जुर्म का इकरारनामा तहरीर किया था। बेशक खुदा अपने बंदों के ऐब छुपाने वाला है। काजी इमाद की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर अपने जुर्म की दस्तावीज को आग में डाल दिया। कुछ देर तक कागज जलता रहा। काजी इमाद और कायम खान बहुत गौर से राख के उस मुख्तसर से ढेर को देखते रहे जिस पर कुछ नकूश उभर आए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नकूश भी गायब हो गए। कायम खान ने एक गहरी सांस ली और बहुत थके हुए लहजे में कहा, हमारा जुर्म आतिशदान के सीने में इस तरह दफन हो गया है कि अब इसे दुनिया का कोई मुंसिफ भी तलाश नहीं कर सकता। यकबयक कायम खान के होंठों पर एक आसूदा मुस्कुराहट उभर आई थी। काजी इमाद चंद लम्हों के लिए किसी मुजस्मे की तरह साकित खड़े रहे, फिर किसी दरमानदा इंसान की मानिद कायम खान की बराबर की नशिस्त पर बैठते हुए बोले, हाँ, हमने अपने जुर्म का निशान मिटा दिया है। अब इसे किसी इंसान की आंख नहीं देख सकती। काजी इमाद की आवाज बहुत दूर से आती महसूस हो रही थी। मगर एक आंख ऐसी भी है कायम खान कि उसकी गिरफ्त से हकीर तरीन जर्रा भी महफूज नहीं रह सकता। कैसी आंख? काजी इमाद ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो आंख जो हर वक्त रोशन और बेदार रहती है, जिसे कभी हल्की सी ऊंग नहीं आ सकती। काजी, आज तुम्हें ये क्या हो गया है? कायम खान बदहवास नजर आने लगा। तुम्हारी बहकी बहकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। काजी इमाद ने छत में आवेजा कीमती फानूस की तरफ देखते हुए कहा, खुदा ने मुझे अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा, मगर मैंने कभी उसका शुक्र अदा नहीं किया और गुमराही के रास्ते पर चल निकला। रुपहली और तिलाई सिक्के मेरा मजहब बनकर रह गए। पहले मैंने उस बेवा औरत के साथ बदसलूकी की और फिर उसके यतीम बच्चे को बेगुनाह होते हुए भी मुजरिमों की सफ में खड़ा कर दिया। कल रात कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई थी। मैंने एक अजनबी शख्स को ख्वाब में देखा। उसका पूरा जिस्म खून में डूबा हुआ था। अजनबी ने आगे बढ़कर मेरा दामन पकड़ लिया और चीख चीख कर कहने लगा, मैं राय नईमुद्दीन हूं, शुजाउद्दीन कामरान का बाप। काजी, तू खुदा से नहीं डरता? अनकरीब आखिरत की अदालत आरास्ता होने वाली है। फिर मेरे हाथों में तेरा गिरेबान होगा और मैं मुंसिफे हकीकी से इंसाफ तलब करूंगा कि मेरी बीवी और बच्चे को आखिर किस गुनाह की सजा दी गई थी।
काजी इमाद के पूरे बदन पर लर्जा तारी था। कायम खान, फिर मेरी आंख खुल गई। मैं एक लम्हे के लिए भी सो नहीं सका था। रात भर खुदा से यही दुआ करता रहा कि मुझे इस दुनिया में रुसवाई से बचा ले। अगर मेरे जुर्म का निशान मिट जाए तो मैं लोगों के साथ पूरा पूरा इंसाफ करूंगा। खुदा ने मेरी दुआ सुन ली और वो कागज आसानी के साथ तुम्हारे हाथ आ गया। अब मैं तुम्हें भी यही नसीहत करता हूं कि गुनाह के कूचे से बाहर निकल आओ और नेकियों का रास्ता तलाश करो। फराख दिली के साथ उस मजलूम नौजवान को माफ कर दो और अपनी बेवा बहन की यहां तक दिलजोई करो कि वो माजी की दिल आजारियों को भूल जाए। काजी इमाद की गुफ्तगू सुनकर कायम खान हैरान रह गया। काजी, ये तुम कह रहे हो? कायम खान के लहजे में बड़ी तल्खी पोशीदा थी। हाँ, ये मेरे अल्फाज हैं कायम खान। काजी इमाद ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। अब मैं खुदा की बख्शी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहता हूं और तुम्हें भी दावत देता हूं कि सीधे रास्ते की तरफ लौट आओ। उम्र बहुत बेवफा शय है कायम खान। कौन जाने कि कहां ठोकर लगे और शीशाए जहां चूर चूर हो जाए और फिर हमें तौबा की मोहलत भी ना मिल सके। मेरी तौबा के लिए अभी बहुत वक्त पड़ा है काजी, कायम खान ने तहकीर आमेज लहजे में कहा। ऐसा लगता है कि तुम्हारी नीयत में खराबी पैदा हो गई है। मैं बहुत देर से तुम्हारा ये खुश्क और तवील वाज सुन रहा हूं। मुझे इन बेअसर तकरीरों की नहीं, तुम्हारे ताउन की जरूरत है। कायम खान इस तरह गुफ्तगू कर रहा था जैसे वो काजी इमाद को हुक्म दे रहा हो। अब तुम मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हो? काजी इमाद ने झिझकते हुए कहा। जब तक वो लड़का अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाता, तुम्हें इसी रास्ते पर मेरे शाना बशाना चलना होगा, कायम खान ने ऊंची आवाज में कहा। नहीं कायम खान, अब मैं बदी के रास्ते पर तुम्हारा हम सफर नहीं हो सकता। काजी इमाद का लहजा भी सख्त हो गया था। मैंने अपने माजी को फरामोश कर दिया है। तुम भी गुजरे जमाने के नकूश को अपने जहन से खुरच डालो। बस इसी सूरत में मेरी तुम्हारी दोस्ती कायम रह सकती है। नहीं काजी, कायम खान बरहम हो गया। मैं तुम्हें रास्ता बदलने नहीं दूंगा। काजी इमाद एक सर्द मिजाज इंसान थे, मगर कायम खान की मुसलसल धमकियों ने उन्हें भी मुश्तइल कर दिया। तुम एक गुमराहकुन खुशफहमी का शिकार हो कायम खान। सुल्तान के दरबार में रसाई का यह मतलब हरगिज नहीं होता कि तुम इंसानों और जानवरों में फर्क करना छोड़ दो। मैं कोई वफादार घोड़ा नहीं कि तुम्हारे इशारों पर सर झुकाकर चलूंगा, और ना मैं तुम्हारा जर खरीद गुलाम हूं कि जुम्बिश लब के साथ ही सजदा रेज हो जाऊंगा। अपनी ताकत का इस कदर गलत अंदाजा ना करो कि लोग तुम्हें पागल करार दे दें और फिर तुम एक इबरतनाक तमाशा बनकर रह जाओ। कायम खान गुस्से से मगलूब होकर खड़ा हो गया। काजी इमाद, पूरे होशो हवास के साथ सुन लो कि तुम्हें शुजाउद्दीन कामरान के खिलाफ मुकम्मल गवाही देनी होगी। कायम खान का चेहरा जोश गजब से तमतमा रहा था। तुम्हें सुल्तान नासिरुद्दीन के सामने कहना होगा कि इस बदकिरदार लड़के की वजह से हम दोनों की जिंदगी अजीरन हो गई है। वो किसी वक्त भी अपने साथी कजाकों की मदद से हमें जानी और माली नुकसान पहुंचा सकता है। और तुम्हें सुल्तान के रूबरू ये भी कहना होगा कि शुजाउद्दीन कामरान शोरिश पसंद हिंदुओं से मिलकर दारुल हुकूमत में इंतशार फैलाना चाहता है। और तुम्हें फरमा रवाए हिंद के सामने ताकतवर दलाइल के साथ ये भी साबित करना होगा कि गद्दार बाप का बेटा फितना घरों के इश्तराक से सुल्तान का तख्ता उलटना चाहता है। कायम खान के लहजे से आमरियत झलक रही थी और वो काजी इमाद से मुलाजिमों जैसा सलूक कर रहा था। खुदा से डरो कायम खान, काजी इमाद ने अपने लहजे की शाइस्तगी बरकरार रखते हुए कहा। मैं अब उस मजलूम औरत को ज्यादा दुख नहीं पहुंचा सकता, और तुम्हें सुल्तान को इस बात के लिए भी आमादा करना होगा कि वो शुजाउद्दीन कामरान की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दे और उसके साथ ही तमाम मंदिरों की तलाशी ली जाए। मैं खूब जानता हूं कि दिल्ली में कहीं शोर और बगावत के आसार मौजूद नहीं है। फिर खिराज गुजार के खिलाफ ये कदम किस तरह उठाया जा सकता है? काजी इमाद ने अपने खुदगरज और सफाक दोस्त को समझाने की कोशिश की। फिर मेरी हवेली पर हमला करने वाले वो सैकड़ों साधु कहां से आए थे? कायम खान ने चीखते हुए कहा। यकीनन मंदिरों में जेरे जमीन कोई साजिश परवरिश पा रही है। तुम खुद सुल्तान के सामने अर्ज हाल क्यों नहीं करते? काजी इमाद ने बहस की। मैं इस काम में तुम्हें अपना शरीक बनाना चाहता हूं, कायम खान ने अपनी फित्रिया यारी का मुजाहिरा करते हुए कहा। तो फिर तुम मुझसे हमेशा के लिए मायूस हो जाओ कायम खान। काजी इमाद ने अपने दरीना दोस्त का मुतालबा मानने से साफ इनकार कर दिया। अब मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए तुम्हारी बेवा बहन और यतीम भांजे के साथ इंसाफ करूंगा, चाहे हकीकत के इस इजहार के बाद मेरे चेहरे पर स्याही मल दी जाए और मेरी दस्तारे फजीलत टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखर जाए।
कायम खान किसी खून आशाम दरिंदे की तरह नजर आने लगा। काजी, अगर तूने ऐसा किया तो वो तेरी जिंदगी का स्याह तरीन दिन होगा। यह कहकर कायम खान वापस जाने के लिए मुड़ा। मैं इस दुनिया के शबो रोज से नहीं डरता कायम खान, काजी इमाद ने पुरसकून लहजे में कहा। अब मुझे सिर्फ हिसाब की फिक्र है। अगर तू अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है तो वो शौक भी पूरा कर ले। इंशाल्लाह तुझे मेरे कदमों में लर्जिश नजर नहीं आएगी। कायम खान मजीद कुछ कहे बगैर काजी इमाद के मकान से निकलकर चला गया। कायम खान के जाते ही काजी इमाद जनान खाने में आए और कुछ देर तक अपनी बीवी को पिछले वाकयात की तफसील बताते रहे। फिर अपनी शरीके हयात से ये कहकर चले गए, मैं उस मजलूम औरत की देखभाल करने के लिए जा रहा हूं जिसे इंतहाई जख्मी हालत में कायम खान अकेला छोड़ आया है। काजी इमाद की नेक सीरत बीवी शोहर के उस फैसले से मुतमईन नजर आ रही थी। जब काजी इमाद अपनी सवारी में बैठकर सादिया खानम के मकान पर पहुंचे तो वो बेकसो तन्हा औरत खून में नहाई हुई बेहोश पड़ी थी। काजी इमाद सादिया खानम की हालत जार देखकर अश्कबार हो गए। फिर तेजी से जमीन पर झुके और अपने 2 खिदमतगारों की मदद से सादिया खानम को उठाकर सवारी तक लाए। काजी इमाद ने बड़े कर्ब के आलम में अपने मकान तक का फासला तय किया। सादिया खानम को जनान खाने के अंदर पहुंचाया और खुद ही अपने तबीब दोस्त को लेने के लिए रवाना हो गए। हकीम इसहाक ने सादिया खानम की नब्ज की रफ्तार देखते हुए इत्मीनान का इजहार किया। जख्मों पर मरहम रखा और कुछ तेज असर दवाएं जख्मी औरत के हल्क से नीचे उतार दी। सादिया खानम दोपहर तक होश में आ गई। अपने आप को एक अजनबी जगह पर पाकर वो शदीद हैरत में मुब्तला हो गई थी। काजी इमाद ने उस दिन अदालत से रुख्सत तलब कर ली थी और वह मुसलसल सादिया खानम के सरहाने खड़े हुए उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। होश में आने और काजी इमाद को अपने सामने देखकर सादिया खानम के चेहरे का रंग बदल गया। वह उसी वक्त बिस्तर से उठ जाना चाहती थी, मगर काजी इमाद ने सादिया खानम को सूरत हाल से आगाह किया और अपने साबिका गुनाह की माफी तलब करते हुए उसे यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द कामरान को बेकसूर साबित करने की कोशिश करेंगे। सादिया खानम ने बड़े जांगुदाज लहजे में काजी इमाद को अपने गमों की दास्तान सुनाई और उनके उस बदले हुए तर्ज अमल के लिए शुक्रिया अदा किया। काजी इमाद आंसू खुश करते हुए मर्दाना कमरे में चले गए। फिर उन्होंने कुछ सोचकर कलम उठाया और कागज पर मुंदरजा झैल इबारत तहरीर करने लगे। सुल्तान मुअज्जम के नाम, मैं फरमा रवाए हिंद की खिदमत में अर्ज करता हूं कि शुजाउद्दीन कामरान पिसर राय नईमुद्दीन जिशान इंसाफ की नज़र में यकसर बेगुनाह है। मैंने चंद झूठी शहादतों की बुनियाद पर गलत फैसला दिया और एक मासूम नौजवान को मुआशरे की निगाह में सजा याफ्ता मुजरिम बना दिया। ये चंद सतरें इसलिए सपुर्दे कलम कर रहा हूं कि इंसानी जिंदगी का कोई एतबार नहीं। अगर मैं अदालत आलिया तक ना पहुंच सकूं तो मेरी तहरीर को जिंदा गवाही समझकर सुल्तान मोहतशिम इस नौजवान के साथ इंसाफ फरमा दें जो मुझ नाकिस और गुनहगार की गलती के सबब दर दर भटक रहा है। बंदा आजिज काजी इमाद। उसके बाद उन्होंने कागज पर अपनी मोहर जब्त की और बीवी को तलब करते हुए कहा, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो तुम पर लाजिम है कि सुल्तान की बारगाह में हाजिर होकर इस मजलूम नौजवान के लिए इंसाफ तलब करो। यही मेरी पहली और आखिरी वसीयत है। काजी इमाद की बीवी शोहर की तहरीर पढ़कर वहशत ज़दा हो गई, मगर काजी इमाद ने उन्हें यह कहकर मुतमईन कर दिया कि यह महज एक एहतियाती तदबीर है। कायम खान के मुखबिर उसे काजी इमाद के बारे में मुसलसल खबरें दे रहे थे कि वो किस तरह सादिया खानम के मकान तक आए और जख्मी औरत को उठाकर अपने हमरा ले गए। फिर उसी रात कायम खान के आदमियों ने काजी इमाद को कत्ल कर दिया। कामरान की बेगुनाही की एक मोतबर शहादत मिटा दी गई।